नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश और खबरों में अब छत्तीसगढ़ की बारी और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने आज प्रदेश जिला पदाधिकारियों और कोर ग्रुप की मैराथन बैठक ली। उन्होंने कहा है कि 2023 के चुनाव में विकास, चेहरा और मुद्दा दोनों ही होगा। वहीं दूसरी तस्वीर बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर NSUI के मोर्चे की। रायपुर सांसद सुनील सोनी के बंगले का घेराव NSUI ने किया और केंद्र सरकार से रोजगार की मांग की है। वहीं तीसरी खबर पत्थलगांव में लगने वाले स्टील प्लांट को लेकर, जिसका विरोध लगातार जारी है और प्लांट लगाने के विरोध में ग्रामीण अब लामबंद हो गए हैं। वहीं चौथी बड़ी खबर नक्सल मोर्चे पर है, जहां नक्सलियों के हथियार डालने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में LOS कमांडर सविता समेत 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया। तो ये 4 बड़ी खबरें, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। हम आपको लगातार इस पर अपडेट देंगे, रूबरू कराएंगे। तो छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले मॉनसून सत्र की बात। कल से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में PM मोदी समेत सभी बड़े नेता पहुंचे। 33 दलों के लगभग 40 से ज्यादा नेताओं ने चर्चा में हिस्सा लिया है। वहीं सभी ने मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले विषयों को लेकर सुझाव भी दिए हैं। संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार होने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमला करेगा। इसके साथ ही महंगाई के मुद्दे पर भी हंगामा होने की उम्मीद है। ये सत्र 13 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें लगभग 20 दिन कामकाज होंगे। सत्र के दौरान कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। 400 से ज्यादा सांसदों और 200 से ज्यादा संसद के कर्मचारियों को पहले ही वैक्सीन लगाई जा चुकी है। फिलहाल 38 से ज्यादा बिल संसद में लंबित हैं, जिन पर चर्चा हो सकती है। वहीं कल राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दल के नेताओं से मॉनसून सत्र में ज्यादा से ज्यादा सहयोग का आह्वान किया था। छत्तीसगढ़ से भी बीजेपी और कांग्रेस के सांसद यहां के मुद्दे उठाएंगे। 33 पार्टीज का 40 से ज्यादा नेता इसमें चर्चा में भाग लिया है और किस विषय पे चर्चा होना चाहिए उसका भी सजेशन उन लोगों ने दिया है। प्रधानमंत्री जी ने चाहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारे आदिवासियों की संस्कृति को जो समाप्त करने का जो कांग्रेस काम कर रही है और उस संस्कृति के साथ में खिलवाड़ धर्मांतरण के माध्यम से हो रहा है, और उस पर अगर लोग रोक लगाने की मांग के लिए जो है वो हम केंद्र भी हस्तक्षेप करें, इस बात की हम बातचीत करेंगे। इस बार के सत्र में महंगाई एक अहम मुद्दा रहेगा, जो पूरे देश के लोग उससे परेशान हैं। दूसरा, छत्तीसगढ़ के साथ दुर्व्यवहार, भेदभाव कर रही है, उनके फंड को रोक रही है। ये सारे मुद्दे हम पार्लियामेंट में रेस करेंगे। सारी पार्टियों ने कहा कि इसका फार्मर एजिटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हल किया जाए। अब ये सरकार पे ऊपर डिपेंड करता है, ये हाउस चलाना चाहते हैं, चलेगा तब जब लोगों के मुद्दे एड्रेस किए जाएंगे। सिर्फ अपने नंबरों के हिसाब से आपने बिल जोर जबर से पास करना है, तो फिर MP लैट तो पहले ही नहीं मिलता था। और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। भाजपा राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने पिछले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ भाजपा जिला और प्रदेश पदाधिकारियों समेत विभिन्न मोर्चा और प्रकोष्ठ की बैठक ली है। इस बैठक में सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 2023 चुनाव के मद्देनजर काम किया जाए। डी पुरंदेश्वरी ने यह भी कहा कि हमने अपनी बैठक में सभी पदाधिकारियों को संगठन के हर स्तर पर मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए कार्य योजना भी बनाई है। वहीं पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए ये कहा कि ये अपने लोगों के साथ ही न्याय नहीं कर रहे हैं, तो जनता के साथ कहां करेंगे। धर्मांतरण के मुद्दे पर डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण तेजी से हो रहा है, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं खाद की कमी पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बताए कि केंद्र से खाद का कब और कितना कोटा मांगा है। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए रमन सिंह ने यह बताया कि आने वाले दिनों में भाजपा के सभी मोर्चा संगठनों के पदाधिकारी राज्य सरकार के खिलाफ अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन करेंगे। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा जितनी भी बैठकें कर ले और रणनीति बना ले, सभी नाकामयाब साबित होंगी और 2023 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जब हम गांव में गए, हमारे कार्यकर्ता गांव में गए, हमारे नेता लोग गांव में गए और उनसे पूछा गया कि क्या युवाओं को वो 2500 रुपीज मिली, तो उनका जवाब यही था कि नहीं मिला। यानी कि प्रदेश के युवाओं के साथ भी
धोखा हुआ है। आने वाले समय में किस दिशा में आंदोलन करना है, किस दिशा में जाना है, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा की भूमिका और संगठन के जितने पद खाली हैं यानी जहाँ जहाँ नियुक्ति नहीं हो पाई उसको एक समय सीमा पर फुलफिल करना है। भाजपा का 15 साल का कुशासन देखा है, भोगा है। भाजपा कितनी भी बैठ के कर ले, कितनी भी रणनीतियां बना ले, छत्तीसगढ़ में आगामी 20-25 साल तक भाजपा का कोई भविष्य नहीं है। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव पे भाजपा किसके चेहरे पर लड़ेगी? इस सवाल पर भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि हमारा चेहरा विकास का मुद्दा होगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी इस पर बयान अब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चेहरा कौन होगा यह हाईकमान तय करता है। चुनाव जीतने के बाद विधायक दल अपना नेता चुनते हैं। यही प्रक्रिया बीजेपी में चलती आई है। ये तो पार्टी ही तय करती है, कोई नई बात तो है नहीं। चाहे अभी चुनाव होना है, 22वें चुनाव होना है, 23वें चुनाव होना है, ये हमेशा पार्टी तय करती है और विधायक दल तय करते हैं। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक अरविंद नेताम ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलकर आदिवासी समाज की समस्याओं से अवगत करवाया। अरविंद नेताम ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात भी की। उन्होंने आदिवासी जमीन पर अवैध अतिक्रमण, फर्जी आदिवासी बनकर मुआवजा लेने और गलत परिसीमन के कारण आरक्षित विधानसभा क्षेत्र के सामान्य हो जाने का मुद्दा सामने रखा। आदिवासियों पर उत्पीड़न की भी जानकारी दी। राज्यपाल उइके ने उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। सर्व आदिवासी समाज 19 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन करेगा। यह ऐलान सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक अरविंद नेताम और अध्यक्ष सोहन पोटाई ने किया है। प्रदेश के दोनों दिग्गज आदिवासी और कांग्रेसी नेता अब अपने समाज के लिए सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। सर्व अरविंद नेताम ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आदिवासी समाज के साथ छलावा किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि सारे जंगल प्राइवेट सेक्टर और सारी जमीन कॉर्पोरेट घराने को दे दी जा रही है। पेशा कानून का भी ईमानदारी से पालन नहीं करवाया जा रहा है। वहीं वर्तमान सरकार ने आदिवासी समाज को जिन मांगों को पूरा करने का वादा किया था उस पर गंभीर नहीं है। अरविंद नेताम पूर्व सांसद सोहन पोटाई के साथ 3 दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे थे। वन अधिकार पट्टा से लेकर अन्य मामलों को पूरा करने की बात कही थी, लेकिन 2.5 साल हो गया वर्तमान सरकार का, अभी तक किसी भी वादा को पूरा नहीं किया, न पूरा करने का प्रयास कर रही। जो समाज है 19 जुलाई से यहाँ आंदोलन करने जा रही है। देखो, आदिवासी को छोड़ो मत, ये तो ऐसा है कि एक बार जब तक शांत है मैं वही बात तो कहता हूँ, अंग्रेजों से लड़े इस देश में किसी ने लड़ा 250 साल पहले। जो समाज है इसको समझने की जरूरत है, इनकी भावनाओं को समझने की जरूरत है। देश और प्रदेश में बढ़ते बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर रायपुर एनएसयूआई ने सांसद सुनील सोनी के निवास का घेराव किया। एनएसयूआई के छात्रों ने रोजगार दो या कफन दो के नारे के साथ सांसद निवास का घेराव करते हुए रोजगार की मांग की है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि सभी डिग्रीधारी बेरोजगार हैं। रोजगार के वादे तो किए गए, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इसे पूरा नहीं किया। डिग्री लेकर लोग अपने घरों में बैठे हैं, उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। इसके बावजूद भाजपा सांसद बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। सांसद के माध्यम से ये मांग करते हैं कि हम सभी को जल्द से जल्द रोजगार दिया जाए। हम समस्त एनएसयूआई के कार्यकर्ता अभी बेरोजगार हैं। हम एमबीए और लॉ के स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिग्री धारण कर रखी है, लेकिन वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। इन मांग को लेकर हम आज सुनील सोनी सांसद जी के निवास आए हुए हैं और अपने रोजगार की मांग को लेकर के उनके नौकरी दो या कफन दो के नारे के साथ उनके बंगले का घेराव कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में निगम मंडल की तीसरी सूची में भी कोरिया जिले से किसी को जगह नहीं मिली है। इसको लेकर संगठन में नाराजगी है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नजीर अजहर खुद नाराजगी की बात स्वीकार कर रहे हैं। जिले के बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं जिनको उम्मीद थी कि उन्हें निगम मंडल या आयोग में कहीं जगह मिलेगी, पर तीसरी सूची के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सूची में भी जिले से किसी एक को भी नहीं लिया गया था, जिसको लेकर भी नाराजगी चल रही है। इस पर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि कोरिया जिला कांग्रेस के नक्शे में ही नहीं है। न तो अभी आयोग में किसी को दिया गया है, ये बात हम लोग जरूर ऊपर पहुंचाएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी बता दूं कि जो कोरिया जिले की प्रदेश की कार्यकारिणी बनी उसमें भी नहीं है। तो इस बात को कोरिया जिला वालों की नाराजगी है कि हमारे जिले के लोगों को मिलना चाहिए। आज़ादी के 60 साल तक कोरिया जिला का विकास नहीं होने का मुख्य कारण कांग्रेस की सरकार थी और इन 2.5 सालों में कांग्रेस ने कोरिया जिला के विकास को अवरुद्ध कर दिया। वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में ही विकास की गति 20 साल पीछे हो गई। छत्तीसगढ़ के गौरला, पेंड्रा, मरवाही जिले में कांग्रेस में गुटबाजी उभरकर सामने आ रही है और अब इसका असर नेताओं के दौरे के समय भी दिखाई दे रहा है। जिला कांग्रेस प्रभारी अटल श्रीवास्तव भी ये मानते हैं कि नए जिले के हिसाब से थोड़ा सेटलमेंट में समय लगता है। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल का ये कहना है कि गुटबाजी हर पार्टी हर क्षेत्र में होती है। वहीं कांग्रेस की संतरकलह पर जेसीसीजे नेता अमित जोगी ने चुटकी लेते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने पर कांग्रेस का ध्यान होना चाहिए और मुझे पिछली घटनाओं को देख कर ये लगता है कि कांग्रेस कहीं न कहीं सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। गुटबाजी हर पार्टी में हर क्षेत्र में होती है। ऐसा कोई या इस प्रकार की गुटबाजी नहीं है कि पार्टी को क्षति पहुंचा सके। सभी लोग अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं और आवश्यकता के अनुरूप सब लोग एकजुट हैं। ये नया जिला है, ये पहले बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता था और थोड़ा सा कोई भी चीज़ जब नहीं बनती है तो उसको सेटल होने में समय लगता है। आने वाले समय में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला सबसे अनुशासित और संगठन के नाम पर सबसे मजबूत जिला बनकर उभरेगा। क्षेत्र की जनता ने जो आपसे अपेक्षा रखी है उसको पहले पूरा करें। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को पुलिस भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट कर रही है। कहीं ना कहीं लगता है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। राजनांदगांव में धर्मांतरण के मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जिसमें हिंदू संगठनों के लोगों ने दिग्भ्रमित कर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। राजनांदगांव शहर के मध्य स्थित महेश नगर कॉलोनी के एक घर में गांव के कुछ लोगों का धर्मांतरण किए जाने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। शहर के महेश नगर स्थित एक घर में धर्म विशेष की प्रार्थना करने और धर्मांतरण कराने की खबर मिलते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। प्रशासन से धर्मांतरण संबंधित कानून और कोविड-19 के प्रोटोकॉल के उल्लंघन में कार्रवाई की मांग की गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने धर्मांतरण का कार्यक्रम होने से इनकार किया और केवल प्रार्थना होने की बात कही। वहीं सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंची और जांच करने लगी। तहसीलदार ने कहा कि जांच कर उचित कार्रवाई इस पर की जाएगी। लोग यहाँ 2 साल पहले किराए में घर लिए हैं और ये बाहर के लोगों को बुला के यहाँ पर धर्मांतरण का काम खुलेआम कर रही है। धर्मांतरण संबंधी कानून के अंतर्गत कार्रवाई हो और जो महामारी नियंत्रण अधिनियम जो चल रहा है अभी कोरोना काल में, उसके अंतर्गत इनके कार्रवाई और ये धर्मांतरण का खेल पूरे छत्तीसगढ़ से बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी लोग थे उनकी लिस्टिंग की गई है और जो मकान मालिक है उसके द्वारा एक आवेदन दिया गया है थाना प्रभारी को कार्रवाई के संबंध में। तो ये सब आवेदन पहुँचने के बाद जो है थाना प्रभारी जो है अपनी जांच करके शासन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अवैध रूप से यहाँ प्रार्थना सभा रखी गई है जिसमें ईसाई धर्म के संबंध में प्रचार किया जा रहा है और धर्मांतरण से संबंधित उनको बरगलाया जा रहा है, जिसकी आपत्ति हम लोग यहाँ पे समाज की ओर से आपत्ति कर रहे हैं। कोरबा में स्थित सृष्टि मेडिकल कॉलेज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब संस्था के अध्यक्ष देवेंद्र पांडे पर आवंटित जमीन से अधिक कब्जे की शिकायत हुई है। शिकायत पर नायब तहसीलदार मनहरन राठिया के नेतृत्व में टीम रविवार को सीमांकन जांच करने के लिए पहुंची। वहीं टीम ने फौरी तौर पर अभिलेखों और मौका निरीक्षण के बाद इस बात की संभावना जताई है कि देवेंद्र पांडे ने अधिक भूमि पर कब्जा कर रखा है। हालांकि जब तक पूरी जमीन का सीमांकन नहीं हो जाता, यह पता नहीं चल सकेगा कि आखिर कितनी जमीन पर कब्जा किया गया है। बता दें कि इस कॉलेज के संस्थापक संरक्षक पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर हैं। पांडे और ननकीराम के बीच लंबे समय से ये विवाद चल रहा है। ननकीराम हॉस्पिटल और नर्सिंग कॉलेज की जमीन को सरकार से वापस लेने की मांग भी कर चुके हैं।
सृष्टि मेडिकल कॉलेज कोरबा जो रिश्ते में स्थित है उस पर शिकायत मोहम्मद अकबर सिंह नामक व्यक्ति ने शिकायत किया है कि शासकीय भूमि पर कब्जा करके इन्होंने 25 करोड़ लीज रेंट अदा नहीं किया है। तो उसी का आदेश हुआ है हमारे तहसील कार्यालय से, उसी के सीमांकन के लिए आए हुए। दुर्ग जिले में लगातार साइबर अपराध का एक और मामला सामने आया है। बीएसएनएल से रिटायर्ड हुए एक कर्मचारी 16 लाख से अधिक रुपयों की साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं। साइबर ठगों ने खुद को सीजीआईएस ग्रुप कंपनी का डायरेक्टर बताकर ग्रुप इंश्योरेंस के नाम पर झांसा दिया और रिटायर्ड कर्मचारियों से लाखों के रुपए ठग लिए। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी ठग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दुर्ग जिले में लगातार अवैध नशे के कारोबार अब बढ़ते जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में संचालित 18 हुक्का बार और रेस्टोरेंट पब पर दबिश दी गई, जिनमें से कैफे फ्लोरा स्मृति नगर, क्रॉस रोड स्मृति नगर, गोल्डन लगून मोहन नगर में संचालित हो रहे 3 हुक्का बार पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कोटपा एक्ट और छत्तीसगढ़ धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत जुर्माना भी लगाया है। वहीं 9 थाना प्रभारियों समेत 50 पुलिस कर्मियों की टीम ने इन स्थानों में से बड़ी मात्रा में हुक्का समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां भी जब्त की। वहीं नशा कर रहे लोगों समेत संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 23 जुलाई से जापान में शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक को लेकर तैयारियां चरम पर हैं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महासचिव गुरुचरण सिंह होरा को भी ओलंपिक खेलों में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। गुरुचरण सिंह होरा ने ये जानकारी दी है कि वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश अनुसार ओपनिंग सेरेमनी कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से अभी टोक्यो जाने को लेकर किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। होरा सोमवार को दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहां से जापान की राजधानी टोक्यो के खेलगांव पहुंचेंगे। गुरुचरण सिंह होरा ने यह भी कहा कि पूरे प्रदेश को गौरवान्वित करने वाली ये बात है। ये पहला अवसर है जब ओलंपिक में छत्तीसगढ़ से किसी को प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है। होरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विशेष आशीर्वाद से प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा मिल रहा है। आयोजन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी निमंत्रण प्राप्त हुआ था, पर उन्होंने प्रदेश की स्थिति और कोरोना की स्थिति को देखते हुए मैं टोक्यो में भाग लेने कल रवाना हो रहा हूं और जैसी परिस्थितियां हैं आपको उस समय से अवगत कराएंगे। पुलिस ने एक मरीज को जल्द चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए दुर्ग से रायपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया। सुपेला निजी अस्पताल से रायपुर के निजी अस्पताल के बीच ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। पेशेंट दीपक को गंभीर हालत में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 35 मिनट में अस्पताल पहुंचाया गया है। इसके लिए दोनों जिलों के करीब 70 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इधर बालोद के डोंडी ब्लॉक में फिर हाथियों का दल वापस आ गया है। आते ही मंगलतराई क्षेत्र में गन्ने की फसल को जमकर नुकसान पहुंचाया। फिलहाल दल इसी एरिया में रुका हुआ है। बता दें कि 10 जुलाई को हाथियों का ये दल बालोदा जिला पार कर कांकेर वन मंडल के चरामा परिक्षेत्र में प्रवेश कर आगे बढ़ गया था। 8 दिनों तक हाथियों का दल उस क्षेत्र में घूमकर फिर वापस आ चुका है। हाथियों के दल की वापसी को लेकर बालोद जिले का वन अमला अब फिर से अलर्ट हो गया है। वहीं इस दल में कुल 24 हाथी बताए जा रहे हैं। हाथियों के दल की मौजूदगी को लेकर जबकोहरा, मंगलतराई, अरजगुंडरा, परकालकसा और बोहरडी के गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बालोद में पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ों को बचाने का संदेश दिया है। आज महिलाओं और युवकों ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें बचाने की अपील की। देहात से तरौद तक सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर के करीब 2900 छोटे बड़े पेड़ों को काटा जाना है। हालांकि अभी इन पेड़ों की कटाई शुरू नहीं हुई है। इसे बचाने के लिए पर्यावरण प्रेमियों ने मुहिम छेड़ दी है। हाल ही में लोगों ने इस मामले में जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा था। वहीं प्रस्तावित मार्ग में पेड़ों से चिपक कर उनके संरक्षण का उन्होंने संदेश दिया। पौधारोपण भी इस जगह पर किया गया है। जैसे कि बालोद जिला के दहियान तरौद के बीच लगभग 8 किलोमीटर बाईपास रोड बनने वाला है और बाईपास रोड बनने के लिए जंगल से गुजरेगा और जंगल से गुजरेगा तो लगभग सरकारी आंकड़े के अनुसार 2900 पेड़ कटने का तैयारी है। लेकिन हमारे आज जंगल में आने के बाद पता चला कि 2900 नहीं, ये हजारों की संख्या में पेड़ कटने वाला है। हम इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं रक्षा सूत्र बांधकर। 15 दिन से चिपको आंदोलन, आज बहनें हमारे गाँव वाले मिलकर इसमें रक्षा सूत्र बांधे हैं और हम सब मिलकर एक प्रण कर लिया कि वृक्षों को कटने नहीं देंगे। हमें सड़क बनाने से कोई समस्या नहीं है, पर जो हमारे पेड़ पौधे हैं हम उनको बचाना चाहते हैं क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे भाई बहन की तरह हैं। आज हम रक्षा सूत्र बांध के उनकी रक्षा के लिए ये प्रार्थना करते हैं और एक प्रशासन से निवेदन करते हैं कि पेड़ों को काटना जरूरी है तो उसे शिफ्टिंग करवाएं, ना कि उन्हें पूरी तरह से कटवाएं।
उत्तराखंड का राजपुष्प ब्रह्मकमल भानु प्रतापपुर में मिला। एक साथ 6 फूल यहां पर खिले। वार्ड नंबर 1 के कर्मचारी कॉलोनी में ठाकुर परिवार ने 3 साल पहले ब्रह्मकमल का ये पौधा लगाया था, जो शनिवार देर शाम एक साथ 6 फूल खिल उठे। एक साथ इतने ब्रह्मकमल खिलने पर आसपास के रहवासी और परिचित इसे देखने के लिए ठाकुर परिवार के घर पर पहुंचे। सचिन ठाकुर ने यह बताया कि उत्तराखंड का राजपुष्प ब्रह्मकमल हिमालय की वादियों में 3 से 5 हजार मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इस दुर्लभ पुष्प का वनस्पतिक नाम सोसेरिया ओबेविलाटा है। ब्रह्मकमल हिमालय की वादियों में होता है और सिर्फ रात में ही खिलता है। सुबह होते ही इसका फूल अपने आप बंद हो जाता है। वहीं अपनी विशेषताओं की वजह से ये दुनिया भर में लोकप्रिय है। लोग इसे देखने के लिए तरसते हैं। ब्रह्मकमल 3 सालों के बाद खिला था। कल रात में इसे देखा गया था। करीबन रात के 8 बजे से 10 बजे के बीच ये खिलता है और 12 बजे रात के होते तक ये पूरी तरीके से वापस सिकुड़ने लग गया था। ये उत्तराखंड से लाया गया था, जो कि 3 सालों के बाद हमारे घर में खिला। और जगदलपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, दुकान से लौट रहे एक सराफा व्यापारी के साथ लूट की घटना को कुछ लोगों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 4 लुटेरों ने व्यापारी पर गोली भी चलाई है। व्यापारी त्रिलोक सिसोदिया के हाथ में ये गोली लगी। वहीं व्यापारी को इस वक्त अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कारोबारी से ज्वेलरी लूटकर आरोपी यहां से फरार हो गए। कालीबाड़ी इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको जगदलपुर से बता रहे हैं, जहां पर एक सराफा व्यापारी से लूट की घटना हुई है। इसके साथ ही लुटेरों ने व्यापारी पर गोली भी चलाई है। बताया जा रहा है कि व्यापारी त्रिलोक सिसोदिया के हाथ में ये गोली लगी, जिसके बाद उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नरेश, क्या जानकारी इस खबर पर? देखिए, अभी घायल ज्वेलर को अस्पताल महारानी अस्पताल में भर्ती किया गया है और गोली हाथ में लगी है, तो इसलिए खतरे से बाहर बताया जा रहा है। लेकिन ये घटना संजय बाजार में इनकी दुकान है और ये देर रात में अपना सामान कैश वगैरह लेकर अपने एक अन्य सहयोगी के साथ जा रहे थे और कालीबाड़ी के नजदीक अचानक ही इन 4 लोगों ने, ऐसा लगता है रेकी किया होगा पहले से, और गाड़ी को पहले रोका, नजदीक से गोली चलाई और जब थैला इनके हाथ से छूट गया तो वो थैला लेकर फरार हो गए। कुल 4 लोग 2 बाइक में सवार थे। एक ने गोली चलाई बाइक सवार ने और पीछे से दूसरे लोग मौके से ज्वेलरी लूट करके फरार हो गए। कितने रुपए का नुकसान हुआ है, ज्वेलरी कितने की थी, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन तुरंत की घटना है तो इसलिए अभी अस्पताल में इलाज के लिए उनको भर्ती किया गया है। चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा नरेश। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।